हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा दें आपका। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी। राजीव तरनाच कांग्रेस प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आपसे जानना चाहेंगे, संजीव तरनाच ने एक रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, हिंदू में छपी हुई है, जिसमें 121 रेड डाली गई ईडी की तरफ से, जिसमें से 115 लोग थे अपोजिशन के। इनका ये आरोप है कि जो भी अपोजिशन के लोग, कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, इन्होंने अजीत पवार का नाम लिया, ऐसे तमाम लोग हैं जो इनकी पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं, फिर वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी तरह का कोई टेरर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इनके मुताबिक, आपका क्या मानना है? देखिए रमन जी, अगर इस बात की बात करेंगे तो मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर एक संवैधानिक व्यवस्था है। केवल आप ये सोचें कि कोई शासन प्रशासन या कोई भी सरकार किसी के साथ इतना अनुचित करे और सारी के सारी व्यवस्थाएं जो है मूक दर्शक बन करके देखें, क्योंकि जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे समझ लीजिए जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं कोर्ट, माननीय न्यायालय के अंदर जाकर के अपनी सारी की सारी चीजों को संस्तुति करनी पड़ती है और उनकी जो मॉनिटरिंग होती है वो न्यायालय करता है। पहली बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको एक व्यवस्था समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसकी पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कोर्ट के अंदर जमा होती है, कोर्ट के अंदर चार्जशीट लगती है। चार्जशीट के बाद में केस ट्रायल पे आता है। केस ट्रायल पे आने के बाद में दोनों साइड के वकील, यानी कि सरकारी वकील और जो डिफेंस का वकील, ये दोनों आपस में तर्क वितर्क, और वहां पे उसके बाद में जिसको कहते हैं कागज से कागज लड़ता है। आप इस चीज को समझ के चलिए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एजेंसी जबरदस्ती कोई चीज थोपती है और आपके पास अगर उसका आप वास्तव में निर्दोष है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर के वो सारी की सारी चीज का दूध और दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि कोई किसी संवैधानिक हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया, जैसे शुभेंदु अधिकारी या अजीत पवार या जो भी आप नाम ले रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर उनके खिलाफ किसी ने केस दर्ज किया और उनके ऊपर रेड करी और उसके बाद में अगर वो बीजेपी में आ गए, उन्होंने केस बंद कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट एजेंसी को पूछेगी, कोर्ट को पहले कन्विंस करना पड़ेगा कि केस अगर बंद कर रहे हैं तो क्यों बंद कर रहे हैं, केस के अंदर क्या मिला क्या नहीं मिला, कोर्ट के पास सारे तथ्य होते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक केस की एक जिसको कहते हैं एक लेंथ होती है। जिस तरीके से मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, संजय रावत को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत देने के बाद में अब वो जमानत के ऊपर बाहर है और वो ट्रायल चल रहा है। अब उसके अंदर कागज से कागज लड़ता हूं। आज भी जिनके ऊपर केस थे, चाहे इसके अंदर आप शुभेंदु अधिकारी की बात करें, अजीत पवार के ऊपर तो केवल एक आरोप के रूप में बात करते हैं, और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उसके केस की जो बार बार बात की जाती है, तो आप देखिएगा उस केस के अंदर वो कहीं पे भी कोई चार्जशीट में किसी में भी वो प्राइम एक्यूज नहीं, वो एक जिसको कहते हैं संदेह के दायरे में उनको रखा गया था। पहली बात। अब जो मुद्दा हम लेकर के बैठे कि भाई राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट किया, और आपको मैं बताऊं, देखिए सीधी सी बात, आप ये चीज समझ लीजिए रमन जी, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर आक्रोशित होकर के राहुल गांधी जी ये चक्रव्यूह और ये तमाम जो भाषण दे रहे थे, उसके बाद में जो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी और जातिगत जनगणना के ऊपर अनुराग ठाकुर ने जो प्रतिकार किया और एक मुद्दा बना, और उसके बाद में अखिलेश जी ने राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए एक तीर से दो निशाने साधे, क्योंकि इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने में अखिलेश जी का सबसे बड़ा योगदान है। अगर अखिलेश जी इस चीज को इतनी आक्रामकता से नहीं उठाते तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं उसके बाद में एक विमर्श चल पड़ा कि राहुल जी की जाति क्या है, और आप ये मान के चलिए जनता के अंदर वो मैटर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय हो गया। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस उस चीज को लेकर के बैकफुट में आई, पहले उन्होंने कहा इनकी जाति शहादत है, इनकी जाति,
इनके पिताजी शहीद हैं, इनकी जाति शहादत है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर मैं जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरी जाति मत पूछिए, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। तो वो एक विमर्श कहीं ना कहीं चल पड़ा जो राहुल गांधी जी की एक जिसको कहते हैं अनुवांशिक कमजोरी है, क्योंकि जहां पे भी बात जाति की आएगी तो राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे जनता को इस चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि उनकी जाति क्या है, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक जो पारिवारिक परिदृश्य रहा है कि भाई पिता उनके दादा फिरोज गांधी और उसके बाद में राजीव गांधी और उसके बाद में उनकी माता, अगर मातृ पक्ष से कहें चाहे पितृ पक्ष से कहें, कहीं पे भी उनकी कोई निर्णायक स्थिति नहीं है। तो इस विमर्श को अब इनको डाइवर्ट करना था। अब इस विमर्श को डाइवर्ट कैसे किया जा सकता है? कोई ऐसा ट्वीट किया जाए या ऐसा बयान दिया जाए जिससे सारा का सारा विमर्श, सारी की सारी चर्चा उधर डाइवर्ट हो गई, जैसे इन्होंने आज सुबह से किया। आप देख रहे होंगे कि मीडिया के अंदर या तमाम चर्चाओं के अंदर आज यही बात हो रही है कि ईडी आएगी नहीं आएगी, राहुल जी ने बयान क्यों दिया, ये इसलिए दिया होगा, ईडी खराब है। आज विमर्श का विषय बदल गया है, यानी कि अच्छा ये बताइए रंजन पोद्दार जी कुछ कह रहे थे आप? रमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ आज की तारीख में जिस तरीके से राजनीति भरमाने की और समझाने की चल रही है। अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि पीएमएलए के केस के अंदर यूज होता है, उसको साबित करना होता है और उसमें ऐसा नहीं होता। भाई मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा चोरी का केस है, जेब कटी का केस है, हत्या का केस है, डकैती का केस है, कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर अक्यूज को यह साबित नहीं करना होता कि मैंने ये अपराध नहीं किया? हर केस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको गिल्टी साबित करने के ऊपर उसका जोर होता है, और अक्यूज का जोर इसलिए होता है कि मैं निर्दोष हूं। हर कोई भी मुकदमा हो, कोई भी अपराध के अंदर वो संलिप्त हो, उसको अक्यूज को तो अपने आप को इनोसेंट या निर्दोष साबित करना ही पड़ेगा और आधार पे करना पड़ेगा, चाहे वो पीएमएलए का हो और चाहे वो आप ये समझ लीजिए 500 रुपए। तो इस चीज को आप गलत ना बोलिए कि इसमें वो प्रोसिक्यूशन किसी भी केस में किसी को निर्दोष साबित करना है क्या? प्रोसिक्यूशन तो उसको गिल्टी साबित करने पे लगा होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी तथ्य गलत कर रहे हैं कि कोई भी पुलिस, कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी सरकार किसी का भी किसी भी समय वाइंड अप कर सकती है न्यायालय की अनुमति के बिना। आप इस चीज को भूल जाइए, क्योंकि कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, अगर वो कोई मामला साबित नहीं कर पाया तो ये उसकी सबसे बैड मार्किंग होती है। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसके अंतिम प्रयास तक उसको ये रहता है कि मैं अक्यूज को सजा दिलवाऊं। और आईओ जो चार्जशीट पेश करता है, हर एक आईओ जिसको उसने अक्यूज बनाया है, हर आईओ ये चाहता है कि मैं अपने इस अक्यूज को दोष सिद्धि अगर नहीं की तो उस आईओ के ऊपर भी बैड मार्किंग होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसके लिए आपको न्यायालय को कन्विंस करना ही पड़ता है, और अगर आपने केस वापस ले लिया तो न्यायालय आपको फटकार लगाएगी, आप होते कौन है केस वापस ले। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ऐसा है रमन जी, अब इन चीजों के अंदर मैं क्या बताऊं, तो कहते हैं ना कि अगर रातें ऐसी हो तो उनके तड़के भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्वीट अभी राहुल गांधी जी ने किया है कि मेरे यहाँ एक ईडी रेड करने वाली है, मुझे पता चला है और मैं चाय बिस्किट लेकर के ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूं, ऐसी चीजें उस नेता को तो शोभा देती है। अच्छा ये बताइए, मेरे हिसाब से प्रतिष्ठा, ये कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा इससे गिरती है, बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये केवल जिसको कहते हैं ना पत्थर मारो और भागो वाली राजनीति की बात है। और जो अच्छा ये बताइए निरंजन पोद्दार जी, दो बातें आपसे पूछूंगा। बीजेपी जब सत्ता में आई यूपी में, योगी ने अपने खिलाफ मुकदमे वापस करा लिए, इसमें किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है? देखिए रमन जी, आपको मैं बताऊं, मुकदमे वापस न्यायालय की अनुमति से ही होंगे, और न्यायालय को जब ये चीज पता चलेगा कि वास्तव में ये अपराध घटित नहीं हुआ है, आप इस चीज को भूल जाइए कि बिना न्यायालय। तो ये सुनिए तो ये बीजेपी के शासनकाल में ही क्यों पता चला? ये लगेगा अगर ये तथ्य इसके खिलाफ है, इस किसी भी व्यक्ति के अपराध के खिलाफ तथ्य है, तो न्यायालय कभी भी मुकदमा वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि इस देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि अपराधी को सजा अनिवार्य है, चाहे सरकार उसको कितना ही बचाने का प्रयास करे।
अगर आप ये मान के चलिए कि किसी ने किसी का हत्या कर दी और उसके अगर कोई कंप्लेंटर नहीं होगा तो क्या हत्यारे को सजा नहीं होती है? उस समय सरकार, उस समय जो न्यायालय है उसको सजा देती है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, आपको मैं एक चीज और बताऊं रमन जी, जो भरमाने और समझाने की बातें हैं, अनेक उदाहरण मैं यहाँ पे दे सकता हूं। आप ये बताइए 2024 से पहले सारी ईवीएम, सारा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में था। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद में जैसे ही परिणाम आए और परिणाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगभग समझ लीजिए 60-70 सीटें घटी और अपोजिशन की 60-70 सीटें घटी। आप ये मान के चलिए उसके बाद में ईवीएम ठीक हो गया, अब कहीं कोई चर्चा नहीं है, लोकतंत्र जिंदा हो गया भारत का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 10 वर्ष जो ईवीएम तो मतलब जनता को भरमाया गया था ना। और मेरा तो एक मानना है रमन जी कि कोई भी जिम्मेदार राजनीतिज्ञ है, किसी भी पार्टी का हो, उसको ये चीज सोचनी चाहिए कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं है हमारी, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है, इनके ऊपर अगर आपने भारत के अंदर लोगों का अगर संदेह इनके अंदर उत्पन्न कर दिया, भरोसा खत्म कर दिया, कल को अगर सत्ता परिवर्तन होगा, आप सत्ता में आएंगे तो आप भी इन्हीं ईडी, इसी इनकम टैक्स, इसी सीबीआई, यही न्यायालय, यही चुनाव आयोग, यही तमाम व्यवस्था, इनसे भी आपको भी देश इन्हीं व्यवस्थाओं से चलाना पड़ेगा। और अगर लोकतंत्र के अंदर लोगों का इन पे भरोसा खत्म कर दिया तो ये मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए महापाप साबित होगा। आप ये मान के चलिए, हर एक अपराध के अंदर आरोपी को साबित करना पड़ता है। आप बताइए, किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा, उसको कौन साबित करेगा कि इसने चोरी करी या नहीं करी? प्रोसिक्यूशन तो उसमें भी ये साबित करेगा ना कि इसने चोरी करी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खेमचंद शर्मा जी, संजीव तरनाश जी और निरंजन पोद्दार जी।